जी हाँ, नमस्ते। मेरे पीछे आप एक इमेज देख पा रहे हो, ये इमेज कुछ क्रॉप्स की है जिसके अंदर आपको थोड़ा ब्लूइश टिंज देखने को मिलेगा। ये क्रॉप का नाम है इंडिगो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे क्रॉप के बारे में जिसने इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। एक ऐसे क्रॉप के बारे में जिसने इंडियन नेशनल मूवमेंट के थ्रू इंडिया की जो पीजेंट कम्युनिटी है उसके एक रेजिस्टेंस मूवमेंट के रूप में एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक आइडेंटिटी क्रिएट किया है। एक ऐसा क्रॉप जिसने भारत को गांधी जी दिए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडिगो क्रॉप के बारे में। ये क्रॉप का इतिहास बहुत ही रसप्रद रहा है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसी क्रॉप के द्वारा इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट जो है, जो अंग्रेजों के सामने हमारा जो अधिपत्य की जो संघर्ष हो रही थी, इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। ये मूवमेंट के आधारित दो सबसे बड़े वी विल फाइंड की मुद्दे जुड़े हुए हैं। एक तो है इंडिगो रिबेलियन जो 1858-1859 के अंदर बंगाल में हुआ, और इसी के साथ अगर आप देखोगे तो हमें देखने को मिलता है चंपारण सत्याग्रह जो 1917 के अंदर होता है। और इसके इर्द गिर्द अगर आप देखोगे तो सैकड़ों कंट्रोवर्सी, सैकड़ों इवेंट्स जुड़े हुए हैं। इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि इस क्रॉप ने इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट को कैसे एक नया डायमेंशन दिया। हम देखेंगे कि भारत के किसानों को कैसे राष्ट्रवादी विचारधारा के अंदर ये क्रॉप ने ढालने की कोशिश की है। और यहाँ से ही शुरू करते हैं आज के सेशन को, जिसे हम लोग कहते हैं इंडिगो स्पेशल। 2024 की शुरुआत हो चुकी है और हम आज दूसरे दिन मिल रहे हैं, 2 जनवरी, और हम बात कर रहे हैं कैसे इंडिगो ने रोल प्ले किया है। बाय द वे, अगर आप यूपीएससी के अंदर इंडिगो के ऊपर से सवाल देखोगे तो यूपीएससी ने सैकड़ों बार यहाँ से सवाल पूछ दिए हैं। इंडिगो रिबेलियन के ऊपर सवाल पूछे हैं। इंडिगो के रिलेटेड अगर आप समझोगे तो उसकी इम्प्लीकेशन इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या हुई, वो सवाल पूछा हुआ है। अगर आप इसमें भी थोड़ा बहुत आगे जाने की कोशिश करोगे तो यू विल फाइंड कि इंडिगो का रिवॉल्ट कब हुआ था, उस तरह से या किताबों के ऊपर से आपको सवाल पूछा गया है। चंपारण की असर भारत के ऊपर क्या हुई थी, वो पूछा गया है। 4 रिवॉल्ट्स को उसने लाइन में पूछा है, इसमें भी आपको इंडिगो रिवॉल्ट के बारे में पूछा गया है। साथों के साथों 1857 के बाद इमीडिएटली सबसे बड़ा विद्रोह कब हुआ था, वो भी पूछा गया है। कहने की बात मेरी ये है कि यूपीएससी ये एरिया और ये टॉपिक के ऊपर से बहुत सारे सवाल बना सकती है। इस सवाल को हम लोग आज के सेशन के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। साथों के साथों मैं आपको यहाँ तो इंडिगो के बारे में बताऊंगा, पर इंडियन नेशनल मूवमेंट और इंडियन हिस्ट्री को अगर कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना चाहते हो तो जरूर से जुड़िए हमारे साथ ऑन अनअकैडमी एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, 2024 की शुरुआत, और 2024 में अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है बहुत भव्य से भव्य डिस्काउंट। 50% फ्लैट ऑफर आपको दिया जा रहा है, फ्लैट 50% फ्रेंड्स। ओके, मार्क माय वर्ड्स, नॉट अप टू बट इट इज कॉल्ड एज फ्लैट 50%। आपको इसमें से वी विल कम टू नो कि एक भी परसेंटेज कम नहीं होगा। कुछ कुछ बार आपको लिखा जाता है अप टू, यहाँ फ्लैट है। जितनी फीस है उसका 50% ऑफ है। 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन आपको दिया जा रहा है। 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन का मतलब ही ये है कि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 2 साल का लोगे तो उसके ऊपर भी आपको 6 महीना का फ्री एक्सटेंशन मिल जाएगा। ये बैच की खासियत ही ये है कि यहाँ आपको 52,000 के अंदर जीएस, सीसेट और ऑप्शनल सब कुछ सिंगुलर फ्रेमवर्क में मिल रहा है दोस्तों। 52,000 के अंदर सीसेट भी मिल रहा है। सीसेट का इंपॉर्टेंस आपको भी पता है क्या हो गया है यूपीएससी के अंदर। ऑप्शनल जो आपका फाइनल सिलेक्शन में रोल प्ले करता है। इनफैक्ट हिस्ट्री ऑप्शनल तो मैं खुद ही पढ़ाता हूँ, आपको मोस्ट वेलकम है ऑप्शनल ज्वाइन करने के लिए। इसी के तहत आपको टेस्ट सीरीज, 1-to-1 मेंटरशिप सब कुछ मिलेगा अगर आप इसके अंदर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक मेंटर अलाउ किया जाता है अनअकैडमी की तरफ से। ये मेंटर आपको हेल्प करता है इन योर प्रिपरेशन, है ना। बाकी टीचर के रूप में मैं आपके साथ रहूंगा। सब्सक्रिप्शन लेते समय ये कोड का जरूर से उपयोग करेगा, PN लाइव, दैट विल गेट यू मैक्सिमम डिस्काउंट। 5 जनवरी से हमारी बैचेस शुरू हो रही है। इस बैच में मैं मॉडर्न हिस्ट्री से लेके एंशियंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली सिंगल स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में हिस्ट्री को मैं पढ़ाऊंगा। तो डोंट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम, जॉइन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म वेरी सून। इनफैक्ट 50% ऑफ ऑफर। यूज दिस कोड PN लाइव। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, कल्चर, सीसेट, है ना। तो बहुत ही फायदा होगा आप सबके लिए। जुड़िए हमारे साथ। इनफैक्ट अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो आप खाली प्रीलिम स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। PN लाइव को कोड को यूज करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल अवेलेबल है। अभी 30 टेस्ट आपको मिल रहे हैं, 22 जीएस के और 8 सीसेट के सर। ओके, मेंस के अंदर प्रीलिम्स की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखते हुए 2499 के अंदर। और अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दी है तो आपको ये टेस्ट सीरीज के बाद आपको मेंस की क्यूईपी प्रोग्राम में फ्री एंट्री मिल जाएगी। यू विल गेट अ फ्री एंट्री इन द मेंस क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम एज वेल सर। खैर,
बाकी इंटरव्यू प्रोग्राम्स हमारे चलते रहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, है ना? अगर आपने क्लियर किया है यूपीएससी की मेंस एग्जामिनेशन तो जॉइन करिए हमारे साथ। खैर, वापिस आते हैं और हम लोग बात करते हैं इंडिगो क्रॉप के बारे में, जहाँ से हमने ये सेशन की शुरुआत की थी। देखिए, इंडिगो एक ऐसा क्रॉप है जिसने इंडियन हिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ये इंडिजिनस क्रॉप है। इंडिजिनस क्रॉप होने का मतलब ये है, काफ़ी लोगों को ये मान्यता है कि ये जो क्रॉप है इंडिगो, ये कहीं बाहर से कोई यूरोपियन लेके आए थे या पोर्चुगीज़ लेके आए थे, वैसी कहानी नहीं है सर, ओके? बहुत लोगों को ये मान्यता है कि इंडिगो शायद तक विदेशी उद्भव का या विदेशी ओरिजिन का क्रॉप होगा सर, ठीक है? पर आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि इंडिया यूज्ड टू बी एन एक्सपोर्टर ऑफ इंडिगो क्रॉप्स राइट फ्रॉम द एंशिएंट पीरियड सर, ओके? भारत से इंडिगो की खेती और इंडिगो की खेती के बाद जो इंडिगो का उत्पादन होता था, जिसे हम नील के क्रॉप के रूप में पहचानते हैं, ये बेसिकली डाइंग के लिए यूज़ होने वाला क्रॉप है। डाइंग मतलब कपड़ों के अंदर कलर करने के लिए, खास करके नेवी ब्लू कलर के आपको ये इंडिगो कलर के क्रॉप क कपड़े देखने को मिलते हैं, ब्लूइश टिंज वाले, वो सब इंडिगो से ही होते हैं सर, ठीक है? और ये इंडिगो की क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है क्योंकि ये ड्यूरेबल है, नेचर फ्रेंडली है क्योंकि नेचुरली अवेलेबल है। इसके साथ-साथ आप देखोगे इसके अंदर जो हम लोग कह सकते हैं कि जो कलर की क्वालिटी आती है बहुत अच्छी आती है और इसके कारण ये लॉन्ग टर्म तक कपड़ों से ऊपर से उतरता नहीं है, फेड आउट नहीं होता है। तो इंडिगो का डाइंग में बहुत यूज़ हुआ, पेंटिंग में बहुत यूज़ हुआ, अलग-अलग जगह के रूप में यूज़ हुआ। इनफैक्ट इसकी एक फायर रेजिस्टेंस कैपेसिटी भी है, मतलब अगर आप इसकी हिस्ट्री के अंदर से देखोगे, तो इट आल्सो हैज़ अ फायर रेसिस्टेंट और फायर रिटार्डेंट क्वालिटी एज़ वेल। जापान में तो इसके स्पेसिफिकली डिप किए हुए कपड़े पहना करते थे सो दैट व्हेनेवर एनी काइंड ऑफ फायर यूज्ड टू टेक प्लेस, ओके, इंडिगो की कपड़े या इंडिगो का जो क्लॉथ होता है उसको पहन के ये लोग जाते थे और उसके थ्रू दे यूज्ड टू सेव पीपल एज़ वेल सर, है ना? तो ये क्रॉप की बहुत ही इम्पोर्टेंस है। भारत के साहित्य में इसके बारे में लिखा गया है, लोकल लिटरेचर में लिखा गया है और इसी से ही हमको समझ में आ रहा है ये क्रॉप की इम्पोर्टेंस क्या थी। ब्रिटिश भारत के अंदर जब सत्ता के ऊपर आएँगे तो इंडिगो क्रॉप का कमर्शियलाइज़ेशन करते हैं। कमर्शियलाइज़ेशन का मतलब ये है कि दे विल बी डूइंग द कमर्शियल एग्रीकल्चर ऑफ इंडिगो क्रॉप। इनका ये मानना था कि इंडिगो से जितना भी हो सके उतना प्रॉफिट कमाएँ सर, ओके? और प्रॉफिट कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो सिस्टम है इंडिगो के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से पैसा कमाने का जो इनकी सिस्टम थी उसमें अधिक से अधिक मात्रा में इंडिगो की खेती करवाने का प्लान किया जाता है। इसी व्यवस्था के थ्रू वी विल फाइंड कि भारत के लोगों का शोषण हुआ और यही शोषण अल्टीमेटली रेजिस्टेंस मूवमेंट के अंदर कन्वर्ट होता है। ये रेजिस्टेंस मूवमेंट इनिशियली रिबेलियंस में कन्वर्ट होगा, वहां से ग्रेजुअल पीरियड में जब हम लोग आगे जाएंगे तो हमें कुछ-कुछ जगह के ऊपर सत्याग्रह भी देखने को मिलेंगे सर, ठीक है? अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि इंडिगो क्रॉप एक ऐसा क्रॉप है इंडियन हिस्ट्री को लेके जो इंडिजिनस है। इंडिजिनस होने का मतलब ये है कि अगर आप इसका हिस्ट्री देखोगे तो ये लोकल क्रॉप के रूप में आपको देखने को मिलता है राइट फ्रॉम द पीरियड ऑफ आई वुड से गुप्ता या मौर्यन पीरियड हमारे पास इसके एविडेंसेस है सर, ठीक है? अगर आप टेक्स्ट के अंदर देखोगे, किताबों के अंदर की बात करोगे तो टेक्स्ट में बहुत बार इसका मेंशन किया गया है कुछ-कुछ किताबों में। इवन लोकल किताब भी इंडिगो क्रॉप के बारे में बताती है और फॉरेन किताब भी बताती है सर, ठीक है? विदेशी किताबों का मतलब ये है कि भई जो फॉरेन ऑथर्स इंडिया के अंदर आए थे वो भी इंडिगो क्रॉप के बारे में लिख के गए हैं। लोकल बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो वराहमिहिर जैसे ऑथर्स हमको देखने को मिलेंगे, जिनके द्वारा किताब लिखी गई थी बृहद संहिता सर, ठीक है? कालिदास अगर आपको पता होगा गुप्ता पीरियड के अंदर बिलॉन्ग करते थे, उनके द्वारा भी कहीं न कहीं इंडिगो के बारे में लिखा गया है। वही कहानी विदेशी ऑथर्स के बारे में भी है। इनफैक्ट ये जो इंडिगो क्रॉप है, ये लोकल एरियाज़ में ग्रो होता था भारत के खास करके ईस्टर्न पार्ट के अंदर, है ना, इनिशियल पीरियड में और वहाँ से ही वी विल सी कि ये लोकल यूज़ में भी आता था और एक्सपोर्ट भी होता था सर, ठीक है? सो इट वाज़ अंडर द लोकल यूज़ एंड आल्सो इट वाज़ अंडर द एक्सपोर्ट प्रोसीजर जहाँ भारत से बड़ी मात्रा में इंडिगो एंशिएंट पीरियड में भी एक्सपोर्ट हुआ है। हम देखते हैं कि इंडिगो का जो रेबेलियन का मुद्दा हुआ या भारत के किसानों ने इंडिगो के मुद्दे को लेके विद्रोह किया, ये विद्रोह तो 1858 में हुआ और ये विद्रोह का मुख्य कारण ये था कि हमको कंपल्शन में इंडिगो ग्रो करवाया जा रहा था, जहाँ हमको लग रहा था कि हमारा शोषण हो रहा है। वास्तविकता ये है कि इंडिगो क्रॉप पहले से ही भारत में उगाया जा रहा था, पहले से ही भारत से एक्सपोर्ट भी हो रहा था। फ़र्क ये था कि ब्रिटिश ने आके उसको बहुत कमर्शियल यूज़ करने की शुरुआत की थी, जो ट्रेडिशनली इंडियंस नहीं यूज़ किया करते थे। मतलब इंडियंस जो इंडिगो क्रॉप है, उसको ट्रेडिशनल कमर्शियल फार्मिंग के रूप में यूज़ नहीं कर रहे हैं, पर करते थे ठीक-ठाक मात्रा के अंदर सर, ओके? तो हमारे पास एक किताब है जिसका नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी सर, है ना, समझे? पेरिप्लस अगर आपको पता होगा, पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी नाम की एक किताब है, अननोन ग्रीक स्कॉलर के द्वारा लिखी गई है सर, ठीक है ना, समझे? ये अननोन ग्रीक स्कॉलर ने एंशिएंट पीरियड में खास करके पोस्ट मॉडर्न पीरियड अगर आपको पता होगा, पोस्ट मॉडर्न पीरियड कब है? 200 बीसी से लेके 300 सी तक का पीरियड, मतलब अशोक के मृत्यु के बाद
जिस तरह से मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ और भारत के स्थानिक विस्तारों में नए-नए किंगडम्स का डेवलपमेंट हो रहा था, सातवाहन आ जाए, संगम पीरियड का डेवलपमेंट हुआ, नॉर्थ के अंदर कुषाण और ग्रीक राजा आएँगे, उस दौर में ये 500 साल के पीरियड में पेरिप्लस नाम की किताब लिखी। ये ग्रीक स्कॉलर था, अननोन था, जो भारत में आया था। उसने भारत के पोर्ट्स के बारे में लिखा है और पोर्ट्स के अंदर लिखा है कि इंडिगो का एक्सपोर्ट हो रहा था फ्रॉम इंडिया। तो ये दर्शा रहा है कि इंडिया में अच्छी खासी मात्रा में, अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर इंडिगो का प्रोडक्शन हो रहा था। इसी प्रोडक्शन को ध्यान में रखते हुए वी विल फाइंड कि बहुत बड़ी मात्रा में इंडिगो जो है, वो एक्सपोर्ट होने की भी शुरुआत आपको मिल जाएगी सर, ठीक है? तो वी विल सी दैट इंडिगो एक्सपोर्ट्स वाज़ देयर इन एंशिएंट पीरियड और इसी के बेसिस के ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया इंडिगो के क्रॉप के प्रति बड़ा संवेदनात्मक रहा है सर, ठीक है ना, समझे? तो ये डाइंग के लिए यूज़ होता था, याद रखिएगा सर, है ना? हमें बेसिकली इनिशियल पीरियड के अंदर डाइंग के लिए मिल जाता है। बिहार, बंगाल में ईस्ट में इसको ग्रो किया गया था। इसको किताबों के अंदर लिखा गया है, खास करके पेरिप्लस जैसी किताब के अंदर हमें मिल जाएगा और इसमें लिखा गया है कि इंडिया से रोम इंडिगो बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होता था सर, ठीक है? अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? द फंडामेंटल रीज़न इट इज़ दैट कि बेसिकली रोम में इंडिया का कपड़ा बहुत गया। प्लिनी नाम का एक ऑथर है, अगर आपको पता होगा सर, ठीक है? प्लिनी ने लिखा है कि मैं तो टूट गया सर, ओके? प्लिनी ने क्या लिखा है? मैं तो टूट गया। मैं तो टूट जाने का मतलब ये है कि प्लिनी इज़ राइटिंग इन सच अ वे वेयर प्लिनी इज़ हाइलाइटिंग कि भई देखिए यहाँ जो व्यवस्था है उसमें इंडिया से बहुत बड़ी मात्रा में कपड़ा आ रहा है और कपड़े के कारण भारतीय लोगों को हमें गोल्ड देना पड़ रहा है सर, है ना? तो इसमें एक्सचेंज ऑफर चलती थी। एक्सचेंज में ऐसा था कि व्हेन द रोमन्स यूज्ड टू गिव अस द गोल्ड, वी यूज्ड टू गिव देम द क्लॉथ, है ना? टेक्सटाइल्स के रूप में हम खास करके कॉटन टेक्सटाइल देते थे। हम इनको इंडिगो ही एक्सपोर्ट किया करते थे सर, ओके? ये पेरिप्लस में लिखा गया है, ये अननोन ग्रीक ऑथर के द्वारा लिखा गया है। ये किताब का नाम बेसिकली इसका जो ऑथर है वो हमें नहीं पता, बट ये दर्शा रहा है कि इंडिगो क्रॉप की क्या इंपॉर्टेंस थी, क्या वैल्यू थी इन द एंशिएंट पीरियड, जो गोल्ड हमको दे रहा था सर, है ना, समझे? इसके सामने हमको सोना मिल रहा था, तब जाके हम लोग बेसिकली इनको वस्तु के रूप में इंडिगो दे रहे थे और बेसिकली इससे कलर बनाते थे। कलर से फिर डाइंग पर्पस के लिए, टाइइंग पर्पस के लिए इसका उपयोग होता रहा सर। खैर, बात आगे चली, वी विल कम टू नो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। गुप्ता पीरियड में भी हमारे पास एविडेंसेस है कि इंडिगो का ग्रोथ हुआ, इंडिगो का कल्टीवेशन होता है। खास करके बंगाल वाले रीजन के अंदर वी हैव एविडेंसेस जहाँ इंडिगो कल्टीवेशन बड़ी मात्रा में हो रहा था और इसका एक्सपोर्ट हो रहा था इस पीरियड में भी सर, ठीक है? ये एक्सपोर्ट भारत के बाहर अलग-अलग विस्तारों में हमें एक्सपोर्ट्स के रूप में देखने को मिल जाता है सर, ओके? तो ब्रिटिश वर नॉट द ओनली वन्स हू वर इन्वॉल्व्ड इनटू इंडिगो सर, है ना? इंडिगो के हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडिगो का जो विकास है वो बहुत पहले से ही था सर, ओके? मिडीवल एरा में भी खास करके अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो इंडिगो एक क्रॉप के रूप में बहुत ही सक्सेसफुल क्रॉप रहा है। मुगल्स को कपड़े पहनने का शौक था, अलग-अलग प्रकार के रंग-बिरंगी कपड़े पहनते थे ये लोग। मुगल्स के कार्यकाल के समय पे जो उनकी क्लॉथिंग थी उसमें भी इंडिगो का यूज़ हो रहा है सर, ओके? तो इंडिगो का डाइंग के रूप में यूज़ हो रहा था, मिनिएचर पेंटिंग में कलर के रूप में यूज़ हो रहा था, क्योंकि इंडिगो नेचुरली अवेलेबल क्रॉप है ना, राइट सर, है ना? तो ज़मीन में उगता था, उसका ये लोग पाउडर करते थे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें से डाई बनाते थे और उसको फिर कलर के रूप में, कलर एप्लीकेशन के रूप में मिल जाता था सर, ठीक है? तो मुगलों ने बहुत सारे मिनिएचर पेंटिंग्स बनाए थे। अकबर की समय की एक किताब है आइन-ए-अकबरी सर, ठीक है? किसने लिखा है? अबू फज़ल करके अकबर के नवरत्न के द्वारा लिखा गया है। अबू फज़ल ने आइन-ए-अकबरी में बेसिकली इंडिगो क्रॉप की ग्रोथ के बारे में लिखा है और मुगल मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में भी उसने हाइलाइट किया है और उसने कहा है कि भई देखो हमारे कोर्ट के अंदर जो तस्वीर खाना था, तस्वीर खाने में बहुत सारे चित्र बनते थे। इस चित्र में भी इंडिगो का कल्टीवेशन होते हुए देखने को मिल जाएगा सर, ठीक है? तो ये क्रॉप की इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस वहाँ तक आपको मिलती है कि अबू फज़ल ने बताया है कि गुजरात के कुछ विस्तार में, आगरा के कुछ विस्तार में, बिहार, बंगाल में तो ट्रेडिशनली उग ही रहा है। वहाँ पे भी हमको एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ से इंडिगो का डेवलपमेंट मिलेगा सर, ठीक है? तो अभी मैं जहाँ से लेक्चर ले रहा हूँ अहमदाबाद में, वहाँ पे एक एरिया है सरखेज। सरखेज नाम की जगह में वी विल सी दैट इंडिगो का कल्टीवेशन होता था और दूसरा बयाना है आगरा के रूप में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सर, ठीक है? इनफैक्ट इंडिगो की डिमांड इतनी हाई हुआ करती थी इन सब चीज़ों को लेके, इसके बारे में यूरोपियंस भी लिखते हैं सर, ओके? अब देखिए इंडिगो मैंने बताया ट्रेडिशनली एक ऐसा क्रॉप है जो अट्रैक्ट करता था यूरोप को सर, ओके? क्यों अट्रैक्ट करता था? क्योंकि यूरोपियंस चाहते थे कि इसी क्रॉप का उपयोग करके वो अपने कलर का, अपने कपड़ों के ऊपर अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू से उसका उपयोग करता रहे सर, ओके? तो एक फ्रेंच ट्रैवलर आया था थेवेनॉट, है ना? ये कब आया था? करीबन 17th सेंचुरी में, 1600 के बाद सर, ओके? ये थेवेनॉट ने अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था रिमॉन्स्ट्रेंट, ओके ना? ये पूछ सकता है यूपीएससी आपको प्रीलिम्स के अंदर से, आपको एक आइडिया रहना चाहिए सर, ठीक है?
ये जॉन दैट हेवेटॉट करके, ये जो थेवेनॉट करके बेसिकली व्यक्ति था, इसने भी इंडिगो क्रॉप के बारे में लिखा है। उसने कहा है कि हमारे यूरोप में क्रॉप की बहुत डिमांड है, इंडिया से बड़ी मात्रा में ये क्रॉप एक्सपोर्ट हो रहा है सर, ठीक है। प्रॉब्लम ये था कि ये क्रॉप को लेके जाने के लिए, ये क्रॉप को भारत से एक्सपोर्ट करने के लिए इनको उसके लिए पैसे देने पड़ते थे। सिंपल चीज़ है। द यूरोपियंस हैड टू पे अप द मनी एंड दिस मनी वाज़ इन ह्यूज नंबर्स, मेनी अ टाइम्स गोल्ड वाज़ आल्सो डिमांडेड सर, ठीक है। धीरे, धीरे, धीरे करके 17th सेंचुरी का पीरियड आया। 17th सेंचुरी के पीरियड तक आते-आते भारत के अंदर इंडिगो की इम्पोर्टेंस अब और बढ़ेगी, क्योंकि यूरोप के अंदर बेसिकली जो ट्रेडिशनल क्रॉप हुआ करता था, उसे कहते थे वोड क्रॉप सर, है ना? समझे? वोड, WAAD सर, मैं आता हूँ सर, ठीक है। ये जो वोड क्रॉप था, उसमें कलर की क्वालिटी वैसी नहीं आती थी। तो ये जितने भी यूरोपियंस थे ना, ये सबका प्लान ये था कि इंडिया से अपन कुछ-कुछ वस्तुओं को एक्सपोर्ट करेंगे। उसमें इंडिगो इंडिया की वन ऑफ द हाईएस्ट एक्सपोर्टेड कमोडिटी थी। 17वीं शताब्दी के अंदर भारत से सॉल्ट पेटर, गन पाउडर का एक्सपोर्ट हुआ, ओपियम का एक्सपोर्ट हुआ, कॉटन टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट हुआ, मुस्लिन का एक्सपोर्ट हुआ, सिल्क का एक्सपोर्ट हुआ। इंडिगो वाज़ वन सच कमोडिटी दैट वाज़ एक्सपोर्टेड इन ह्यूज नंबर्स। ह्यूज नंबर्स का मतलब है कि आप आंकड़े के अंदर कल्पना नहीं कर सकते हो, उतनी बड़ी मात्रा के अंदर इंडिगो का एक्सपोर्ट भारत से हो रहा है सर, ठीक है। और इसी का परिणाम ये था कि ब्रिटिश को ये समझ में आ गया था कि भाई देखो, अगर इंग्लैंड में बेसिकली इंडिगो की डिमांड अगर फुलफिल करवानी है, तो भारत में हमें इंडिगो का और प्रोडक्शन करना पड़ेगा और कैसे भी करके अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश करना है सर, ठीक है। तो 16 से लेके 17th और 17 से लेके 18 सेंचुरी तक आते-आते भारत में ब्रिटिश कन्क्वेस्ट होने की शुरुआत हुई। ब्रिटिश कन्क्वेस्ट का मतलब क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पॉलिटिकल और मिलिट्री और इकोनॉमिक कन्क्वेस्ट करती है। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैन्यात्मक और हर एक प्रकार का भारत के ऊपर वी विल कम टू नो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना हेजेमनी एस्टेब्लिश किया। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के ऊपर अपना हेजेमनी एस्टेब्लिश किया, उसके बाद तो पिक्चर क्लियर हो गया था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी फोकस करेगी भारत में कमर्शियल एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में और यूरोप में जो ट्रेडिशनल क्रॉप उगता था, ये क्रॉप को कहा जाता था वोड, है ना? समझे? इसको क्या कहा जाता था? वोड। ये क्रॉप की खासियत ये थी कि ये उतनी क्वांटिटी के अंदर नहीं उग पा रहा था, ना ही उसकी उतनी क्वालिटी है सर, ठीक है? तो इटली में, फ्रांस में, जर्मनी में, ब्रिटेन में, इन सब जगह के ऊपर उगता था। पर इंडिगो के कंपटीशन के सामने टिक नहीं पा रहा था। इनफैक्ट यूरोप में जो वोड के प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे, जो ट्रेडिशनल क्रॉप उगता था जिसके थ्रू ये लोग डाइंग करते थे, उन्होंने ब्रिटेन की सरकार को और उस टाइम पे यूरोपीय बाकी सारी जो सरकारें थी, राजाशाही हुआ करती थी, उनको जाके कंप्लेन किया था कि यार भारत का इंडिगो जो है, ये इंडिगो हमको बहुत परेशान कर रहा है सर, ठीक है? क्योंकि इंडिया से जिस मात्रा के अंदर इंडिगो की एक्सपोर्ट हो रही है और एक्सपोर्ट होने के बाद जिस तरह से मार्केट को हमने डोमिनेट किया है, दैट वाज़ नॉट लाइकेंड बाय दिस पीपल सर, ठीक है ना समझे? तो इस तरह की व्यवस्था आपको यहाँ से देखने को मिलती है, जहाँ इंडिगो तो ट्रॉपिकल एरियाज़ में ग्रो कर रहा था, पर यूरोप, इटली और बाकी सारे विस्तार के अंदर हमें ये देखने को मिल रहा है कि वोड क्रॉप ग्रो कर रहा था। ये जो वोड नाम का क्रॉप है, ये बेसिकली वॉयलेट और ब्लू कलर की डाइज़ बनाने के लिए काम में आता था। बट प्रॉब्लम ये था कि ये क्रॉप के अंदर उतनी क्वालिटी नहीं आ रही थी। तो भारत में इंडिगो कल्टीवेशन करवाना बहुत ही अनिवार्य हो गया था फॉर द ब्रिटिश व्हेन दे कैप्चर्ड पावर सर, ओके। खास करके बिहार और बंगाल में जब इन्होंने पावर कैप्चर किया, उसके बाद उनको ये चीज समझ में आ गई थी कि भाई देखो, इंडिगो की डाई ही हमारे लिए सबसे बेस्ट है सर, ठीक है। और ये जो वोड की डाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ही डल है सर, ठीक है। डल होने का मतलब क्या है कि उसमें जो क्वालिटी आनी चाहिए, फिट एंड फिनिश आनी चाहिए, वो नहीं आ रही थी। जैसे शाइनिंगनेस आपको मिल जानी चाहिए सर, ठीक है। कपड़ा थोड़ा चमकीला होना चाहिए, कपड़े मैला नहीं दिखना चाहिए सर, ठीक है। वो सब इंडिगो से पॉसिबल हो रहा था, वोड से नहीं हो रहा था। तो ब्रिटिश ने जब जैसे ही भारत में पॉलिटिकल पावर कैप्चर करने की शुरुआत की, इन्होंने प्लान ये किया कि भाई देखो, हमें इंडिगो को ग्रो करवाना है। और ये इंडिगो ग्रोथ के पीछे भारत के बाहर जो बाकी सारी यूरोपीय शक्तियां थी, इन्होंने भी ये काम किया। मतलब इंडिगो के बारे में ऐसा कहते हैं कि भाई खाली और खाली इंडिया से ही वी विल सी कि इंडिगो ग्रो नहीं होता है सर, गेटिंग ओपन, ओके। इंडिया के बाहर भी जहाँ-जहाँ कमर्शियलाइज़ेशन हुआ है, जहाँ-जहाँ कॉलोनाइज़ेशन होने की शुरुआत है, वहाँ-वहाँ पे आपको इंडिगो ग्रोथ मिलेगा। जैसे फ्रेंच ने क्या कह सकते हैं कि कैरिबियन आइलैंड्स में अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश किया, वहाँ पे इंडिगो ग्रो कराया। स्पेनिश ने कुछ-कुछ विस्तार के अंदर लैटिन अमेरिका के अंदर इंडिगो ग्रो कराया। ब्रिटिश ने कुछ-कुछ जगह के ऊपर इंडिगो ग्रो करवाया सर, ठीक है? सो द फ्रेंच स्टार्टेड कल्टिवेटिंग इंडिगो इन सैंट डोमिनिगो इन कैरिबियन आइलैंड, द पोर्चुगीज़ इन द ब्राज़ील, द इंग्लिश इन द जमाइका एंड द स्पेनिश इन द वेनेज़ुएला। आप समझने की कोशिश करिए कि इंडिगो वाज़ बीइंग ग्रोन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग द प्लांटेशंस वे केम अप इन द मेनी पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यानी कि आज के यूएसए के अंदर से सर, ठीक है? तो
You can imagine कि इंडिगो was grown in different parts of the world by the colonial powers. colonial powers मतलब बेसिकली ऐसी ताकतें जिन्होंने कॉलोनीज की स्थापना की थी, खास करके यूरोपीय शक्तियां हुआ करती थी, और वहां के स्थानिक एरियाज के अंदर इंडिगो ग्रो करवाने की शुरुआत हुई। अब देखिए प्रॉब्लम क्या था इंडिगो के पॉइंट ऑफ से, सर, है ना। इंडिगो का डिमांड एक टाइम के ऊपर चल रहा था, और भारत में जैसे ही 18 सेंचुरी का पीरियड आया, कब का पीरियड आया, बाय द एंड ऑफ द 18 सेंचुरी, खास करके अगर आप पकड़ने की कोशिश करिए 1800 तक का पीरियड आ जाता है, और 1750 से लेके 1800 के पीरियड तक आते आते भारत के अंदर बहुत बड़ा पॉलिटिकल अपहील होने की शुरुआत हुई, और इंग्लैंड में भी साथों के साथों बदलाव आने की शुरुआत हुई। आप देखिए 1750 से 1800 के बीच में भारत में धीरे धीरे करके वी विल फाइंड कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को प्रमोट करने की कोशिश की जाती है। कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या है, सर, ठीक है, कि भारत में जो खेती है, ये खेती में इंडिगो जैसे कैश क्रॉप्स को उगाने की कोशिश की जाती है बाय द ब्रिटिश। ओके ना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज ब्रिटेन वांटेड टू अर्न मनी आउट ऑफ इंडिगो। सेकेंडली, इंग्लैंड वाज गेटिंग इंडस्ट्रियलाइज एट दैट टाइम। ओके, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो इंग्लैंड में जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, इंग्लैंड चाहता था कि भारत का जो इंडिगो का जो क्रॉप है, ये इंडिगो के क्रॉप को हम ग्रेजुअली वी विल सी कि इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाए, क्योंकि कपड़े बन रहे थे, इंग्लैंड में टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन हो रहा था। ये टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन में डाई का उपयोग हो रहा है, और डाई के रूप में इंडिगो क्रॉप बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है इन सब के लिए, सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि 18 सेंचुरी तक आते आते इंडियन इंडिगो की डिमांड बहुत ही बढ़ जाती है, क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की शुरुआत हुई। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ग्रेजुअल पीरियड के अंदर हमें यहाँ से देखने को मिलता है कि इंडिया के अंदर इंडिगो के प्रोडक्शन को पुश किया जा रहा है, सर, ओके। और इसी के कारण इंडियंस अब रेजिस्ट करने की शुरुआत करेंगे, सर, गेटिंग ओपन, ओके। तो with the demand of indigo increase, the existing supplies from the West Indies and the collapsed in for variety of reason। एक्चुअली दुनिया के बाकी सारे विस्तार में जो इंडिगो की प्रोडक्शन हो रही थी, अभी मैंने आपको बताया जमाइका और पोर्चुगीज ब्राजील में कर रहे थे, और यहाँ कैरिबियन के अंदर हो रही थी, वो कम हो गई, सर, ठीक है। और इसी के कारण ब्रिटेन जो है वो इंडिगो की सप्लाई के लिए इंडिया के ऊपर एब्सोल्युटली डिपेंडेंट हो गया। ब्रिटेन को लगा कि यार अगर इंडिगो हमने उगाया नहीं तो हमारी इंडस्ट्रीज पूरी ठप हो जाएगी, इंडस्ट्रीज ठप होगी, पूरी इंग्लैंड की इकोनॉमी ठप हो जाएगी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में उस पीरियड में इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल प्ले था। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के मॉडल के अंदर खास करके इंडिगो वाज अ क्रॉप व्हिच वाज सीन इन अ वेरी ह्यूज नंबर। तो इसको बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट वे के अंदर देखने की कोशिश की जा रही है। तो ब्रिटेन ने सोचा कि भाई देखिए हम इंडिया की तरफ चले जाते हैं, और हम इंडियंस को प्रेशराइज करते हैं टू ग्रो इंडिगो, सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग ओवर, ओके। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम भारत के अंदर धीरे धीरे करके इन्होंने बंगाल के अंदर जो इंडिगो कल्टीवेशन था उसको पुश करने की शुरुआत की, सर, ओके। और इसी का ही परिणाम था, आप समझने की कोशिश करिए, कि 1788 में ब्रिटेन में टोटल इंडिगो इंपोर्ट हो रहा था, उसमें से 30% कंट्रीब्यूशन इंडिया का था। 1810 तक आते आते ब्रिटेन में 95% इंडिगो एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया से हो रहा है। मतलब पहले 100 रुपए का इंडिगो ब्रिटेन मंगवाता था, तो उसमें से 30 रुपए का इंडिगो इंडिया से मंगवाता था कि भाई चलो तुम भी दे दो हमें, सर, ठीक है। और 1810 तक आते आते, मतलब 1810 तक आते आते हमें ये पता चल रहा है कि अगर 100 रुपए की इंडिगो आ रही है इंग्लैंड में, उसमें से 95 रुपए की या 95% ऑफ इंडिगो क्वांटिटी वो बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। यू कैन इमेजिन दिस पार्ट कि अगर इतनी बड़ी मात्रा के अंदर इंडिगो का एक्सपोर्ट इंडिया से ही हो रहा है, वो कितनी बड़ी मात्रा में असर करेगा, सर, ठीक है ना, समझे। एंड इंडिया कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा था, और इंडिया के किसान इससे खुश नहीं थे। इंडियन पीजेंट्स वर नॉट हैप्पी विद द वे हाउ इट वाज बीइंग कल्टीवेटेड, सर, गेटिंग ओवर, ओके। तो इम्पैक्ट ऑफ इंडिगो ट्रेड इसके बाद धीरे धीरे बहुत बड़ी मात्रा में होने की शुरुआत हुई। भारत में सैकड़ों ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स और यूरोपियन ऑफिशियल्स को समझ में आया कि भाई हमें कंपनी की नौकरी से अच्छा तो अच्छी बात यह है कि हमें इंडिगो कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर हम इंडिगो कल्टीवेशन में ध्यान देंगे हमको पैसा ज्यादा मिलेगा, हमको प्रॉफिट ज्यादा होगा, सर, ठीक है। और 1800 के बाद इंडिया में कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को पुश किया गया, खास करके कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडिगो क्रॉप, ओके ना, समझे, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो हमें ये पता चलता है कि इंडिगो नाम का जो क्रॉप है, जो नील की खेती हो रही थी, उसको बेसिकली और पुश किया गया, उसको और धक्का दिया गया, बोले इसको उगाओ, सर, ठीक है। लोगों ने नौकरी धंधे छोड़ दिए, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन से रिजाइन कर दिया, कहा कि हम इसको उगाएंगे, है ना, समझे। अब भारत में कैसे उगाई जाती थी, तो इसके बेसिस के रूप में दो प्रकार की सिस्टम चलती है। एक थी नीज सिस्टम और दूसरी थी रईती सिस्टम, सर, है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया,
And when they started growing indigo crop as a part of commercial agriculture, they came up with two system. One is called as niche system, है ना, niche, NIJ, niche system sir, ठीक है. And second is called as the राइती system sir, है ना, समझे, getting your point, okay. अब ये दोनों की दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यूपीएससी के अंदर यहाँ से सवाल आ सकता है कि व्हाट इज द नीज सिस्टम ऑल अबाउट, व्हाट इज द राइती सिस्टम ऑल अबाउट. तो वी शुड बी अवेयर अबाउट दी फंक्शंस अबाउट द नीज एंड द राइती सिस्टम एज वेल, कि भाई इसकी क्या खासियत आपको इसके अंदर से मिल जाएगी सर, गेटिंग योर पॉइंट, ओके. तो कहानी आपको ये देखने को मिलती है कि नीज सिस्टम में एक यूरोपियन प्लांटर सर, है ना, यूरोपियन प्लांटर का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई अधिकारी है जो नौकरी छोड़ने के बाद इंडिगो की खेती के अंदर आया है, वो यहाँ पे लैंड लीज के ऊपर ले लेगा. लीज के ऊपर लेने का मतलब ये है कि भाड़े के ऊपर ले लेगा 5 साल 10 साल के टाइम पीरियड के ऊपर, और वहां पे इंडिगो कल्टीवेशन को ग्रो कराएगा सर, ठीक है ना, समझे. प्रॉब्लम ये हो रहा था कि ये जो लैंड लीज ले रहा था इसके लिए उसको लैंड के अंदर एक तो कॉन्ट्रैक्ट करना होता है सर, ठीक है ना, किसानों के साथ जिसकी लैंड ली जाती है. दूसरे उसके लिए उसको लेबर चाहिए सर, ठीक है ना, समझे. तीसरे उसके लिए उसको टेक्निकल रिक्वायरमेंट चाहिए, खास करके इक्विपमेंट चाहिए इंडिगो ग्रो करने के लिए. अब देखिए सामान्य रूप से हमारे किसान क्यों लैंड लीज के ऊपर देंगे उसको सर, ठीक है, क्योंकि इंडिगो कल्टीवेशन इज समथिंग विच इज वी सी इन द फॉर्म ऑफ कैश क्रॉप, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है. तो हमारे किसानों का मानना था कि भाई देखो हम तो फूड क्रॉप उगाएंगे सर, ठीक है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती सर, ठीक है, कि मेरे देश की धरती जो है वो सोना उगले उगले हीरे मोती सर, ठीक है ना, समझे. तो उसका मतलब ये है कि हम खाना ऐसा बनाएंगे जो सोने के समान हो सर, ठीक है, हीरे मोती के समान हो. हमको जो चाहिए वो इतना ही चाहिए, हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए जीवन के अंदर सर, ठीक है. इस बेसिस के रूप में जब हम लोग इनको देखेंगे, ब्रिटिश चाहते थे कि आप फूड क्रॉप्स ना ग्रो करो, आप कैश क्रॉप ग्रो करो. अब मार धमका के सर्विस करके किसानों को पीट दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि तुम्हें लैंड लीज के ऊपर देनी पड़ेगी. इसको कहते हैं नीज सिस्टम. नीज सिस्टम के थ्रू भारत के यूरोपियन प्लांटर्स ने प्लान ये किया कि हम लैंड लीज को लेके खुद फार्मिंग करेंगे, खुद कल्टीवेशन करेंगे इंडिगो का सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग योर पॉइंट, ओके. अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि इनका प्लान तो बहुत ही इनिशियली इन्होंने प्लान किया कि अपन ग्रो करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया हिला देंगे, पर होता नहीं है, आपको भी पता है सर, ठीक है. वही कहानी नीज सिस्टम के अंदर होगी सर, ठीक है. नीज सिस्टम में हुआ क्या कि ना ही इनको लेबर मिल पाए ढंग से, ना ही लैंड लीज के ऊपर मिलता थी, ना ही इनको इक्विपमेंट्स मिलते थे, क्योंकि इंडिगो कल्टीवेशन के लिए आपको हल चाहिए, हल प्ल, है ना, आपको टेक्निकल कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट चाहिए. तो वो सब कुछ किसानों के पास नहीं था. था तो किसान कहता था कि मुझे गेहूं उगाना है, मुझे चावल उगाना है, मुझे कोई और क्रॉप उगाना है. व्हाई शुड आई एक्चुअली कम इनटू द ग्रैंडर प्लान एंड ग्रैंडर स्कीम ऑफ ग्रोइंग इंडिगो, है ना. मैं तुम्हारे ऐसे प्लान और स्कीम में क्यों आऊं कि जहां इंडिगो ग्रो करवाओ सर, ठीक है. मेरे को तो एक ही चीज चाहिए, वो है मेनली द सिस्टम ऑफ गेटिंग दी फूड क्रॉप्स, ओके, एंड आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन योर कैश क्रॉप्स. मुझे आना ही नहीं है सर, ठीक है. ये तो यूरोपियन प्लांटर था जो अपने प्रॉफिट को लेके ये काम कर रहा था. ये यूरोपियन प्लांटर था जो इसके अंदर से पैसा देख रहा था, मनी देख रहा था सर, ठीक है. क्यों? क्योंकि ये इंडिगो एक रॉ मटेरियल के रूप में भारत से बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होगी सर, ओके. और एक्सपोर्ट होने के बाद हमें ये पता चलता है कि भारत के क्या कह सकते हैं कि जो किसान हैं उनको थोड़ा बहुत अगर आप समझने की कोशिश करें तो पुश किया जाएगा सर, गेटिंग योर पॉइंट, ओके. तो ये जो नीज सिस्टम है ना साहब, ये नीज सिस्टम के अंतर्गत हमें ये पता चलता है कि प्लांटर ने एक लैंड को कंट्रोल करने की शुरुआत की. ये लैंड को लीज के ऊपर लिया जाता था या कभी-कभी खरीद लिया जाता था, और खुद से ही वो इंडिगो ग्रो करने की शुरुआत करेगा बाय हायरिंग द लेबर्स, है ना, लेबर्स को हायर करके वो कहता था कि भाई चलो आप मेरे लिए काम करो, मैं आपको पैसा दे दूंगा. प्रॉब्लम ये था कि इस पीरियड के अंदर उसको सैकड़ों प्ल की जरूरत होती थी. इंडिगो के अंदर बेसिकली आपको प्ल चाहिए, वो इजीली मिल नहीं पा रहे थे, लेबर नहीं मिल पा रहा था, और इसके कारण वी विल फाइंड कि ये जो नीज सिस्टम है ये फेल हो गई. तो यूरोपियंस को लगा कि यार देखो नीज सिस्टम फेल हो गई, भारत के किसान हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, जमीन हमको मिल नहीं रही है, पैसा हम डालने के लिए तैयार है पर लेबर तैयार नहीं होते, सब कुछ तैयार होता है तो हमको प्ला चाहिए, प्ला नहीं मिल रहा है सर, ठीक है ना, समझे. तो उस पीरियड में मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट सबको लेके बूम चल रही थी और लैंड लोग तैयार नहीं थे देने के लिए. अब जैसे आपको बीघा चाहिए, 1 बीघा 2 बीघा 5 बीघा 100 बीघा 200 बीघा के ऊपर इंडिगो की खेती करनी है. अब उसमें कितने प्लस चाहिए हल चलाने के लिए, ट्रैक्टर तो था नहीं उस पीरियड के अंदर, ओके. तो इस चीजों के कारण और इस व्यवस्था के कारण वी विल कम टू नो कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे सर, ओके. आखिर में ये प्लांटर्स ने डिसाइड किया कि भाई नीज सिस्टम नहीं ग्रो करते हैं, अपन वहां से एक और सिस्टम की तरफ चले जाते हैं जिसका नाम है रईती सिस्टम सर, है ना, समझे.
अब रईची सिस्टम में क्या होता था सर, ठीक है ना, समझे? ये यूरोपियन प्लांटर अब खुद खेती नहीं करेगा सर, ठीक है ना, समझे? इसने क्या किया कि खास करके बंगाल के अंदर, है ना, इन द बंगाल रीजन सर, ओके, what this planter did after the battle of Plassey and the battle of Buxar and over a period of time 1800s के बाद, उसने किसान के साथ, रैयत के साथ एक ट्रीटी कर दी या एक एग्रीमेंट कर दिया सर, ठीक है ना, समझे? एंड वी विल कम टू नो कि पीजेंट को कहा जाता है कि भाई देखो, तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू तुम्हारी टोटल लैंड के 1/4 पार्ट में सर, है ना, 1/4 पार्ट का मतलब क्या है कि चौथा भाग है जो जमीन का, ये 1/4 पार्ट के अंदर तुम्हें इंडिगो ग्रो करवाना है सर, ठीक है ना, समझे? गेटिंग योर पॉइंट, ओके? सो द यूरोपियन प्लांटर हैज एक्चुअली साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द पीजेंट एंड द पीजेंट हैज टू ग्रो इंडिगो इन द 1/4 पार्ट। मतलब अगर किसी के पास 10 बीघा जमीन है, तो 10 बीघे में से 10 की 10 बीघे के ऊपर मत उगाओ, आपको 2.5 बीघे में ही उगानी है सर, ठीक है ना, समझे? यू आर सपोज टू ग्रो इंडिगो ओनली इन द 2.5 बीघा ऑफ लैंड, बाकी सब में तुम फ्री हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी सर। अब देखिए दिक्कत क्या थी सर, ठीक है ना, समझे? हमारे किसानों को ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बोला जाता है कि कंपनी या यूरोपियन प्लांटर आपको एडवांस में पैसा देगा, आपको लोन दे देगा सर, ठीक है, आपको जो भी हेल्प चाहिए थी वो है, और आखिर के अंदर बायबैक कर देगा। बायबैक करने का मतलब है कि तुमने जो इंडिगो ग्रो करवाया है, तुमने जो इंडिगो ग्रो करवाया है, ये इंडिगो को ये प्लांटर ही वापस खरीद लेगा, है ना? जैसे आज की तारीख में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सबसे उच्च उदाहरण था सर, ठीक है ना, समझे? अब हमारे किसान बेचारे झांसे में आ गए, हमारे किसानों को लगा कि भाई ये व्यवस्था सबसे संपूर्ण है, ये व्यवस्था सबसे उचित है, इस व्यवस्था के नाते हम लोग को बहुत लाभ होगा। प्रॉब्लम यहाँ से नेगेटिव होने की शुरुआत हुई, क्योंकि इंडिगो एज अ क्रॉप अगर आप देखोगे बड़ा वाटर इंटेंसिव है सर, ठीक है, मतलब उसमें पानी बहुत मांगता है। अब बंगाल में ट्रेडिशनली राइस की खेती होती थी सर, ठीक है ना, ईस्टर्न पार्ट के अंदर, उसमें भी पानी चाहिए आपको सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके? दूसरी कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझने की कोशिश करिए, हमें ये भी देखने को मिल रहा था कि भारत के अंदर इस दौर में खास करके 1880s का जो पीरियड था, इस 1880s के पीरियड के ट्रांजिशन के अंदर सर, है ना, खास करके समवेयर इन द पीरियड ऑफ सॉरी 1880s नहीं 1780s के बाद सर, ठीक है ना, समझे? वी विल कम टू नो कि इंडिगो में मैन पावर भी ज्यादा जाता था, और आपने 25% एरिया में भी अगर इंडिगो ग्रो करवा दिया, तो बाकी के 75% एरिया में आपकी लैंड की क्वालिटी खत्म हो जाएगी सर, ठीक है ना, समझे? सो द क्वालिटी ऑफ द लैंड विल बी डिग्रेडेड एंड यू वोंट बी एबल टू ग्रो एनीथिंग सर, है ना, समझे कि नहीं समझे? तो होता क्या था कि हमारे किसान जो कुछ-कुछ लोग इनिशियली झांसे में आ गए, उनकी हालत खराब होगी, उनको समझ में आ गया कि भाई अपना बड़ा वाला अपने को परेशान कर दिया गया है, और हमारे साथ ऐसा-वैसा कॉन्ट्रैक्ट करके कंपनी ने इन शॉर्ट हमारा बड़ा वाला काट दिया सर, ठीक है ना, गेटिंग योर पॉइंट, ओके? अब ये जो व्यवस्था क्रिएट हुई थी, यहाँ वी विल कम टू नो कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सिस्टम थी, जहाँ किसानों को परेशान किया गया, किसानों ने कहा कि भी हमको कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल दो। अब ये बाहर भी नहीं निकल सकते थे, क्योंकि इन्होंने 25% लैंड में खेती कर दी है। 25% ऑफ लैंड में खेती कर दी है, तो बाकी 75% ऑफ लैंड की क्वालिटी खराब हो गई है, समझ जाना सर, ठीक है ना, समझे? सो द रेस्ट 75% ऑफ लैंड हैज ऑलरेडी बीन डिग्रेडेड, ओके? अब वो लैंड के अंदर आप कुछ और उगा नहीं सकते हो सर, यू कैन नॉट ग्रो एनीथिंग एल्स, ओके? इस दौर में या इस व्यवस्था के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए, तो इंडिगो कल्टीवेशन की जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो आने की शुरुआत होगी सर, गेटिंग योर पॉइंट, ओके? और हमें ये पता चल रहा है कि ब्रिटिश ने जो ये नीज सिस्टम और रईती सिस्टम की थी, उसमें अल्टीमेटली किसानों के लिए ही नुकसान था सर, ठीक है ना, समझे? इट वाज अल्टीमेटली द लॉस फॉर द पीजेंट्री ओनली, क्योंकि पीजेंट्री को लग रहा था कि यार देखो हमारी जमीन गई, हमारी लैंड की क्वालिटी गई, ऊपर से हम लोग जो मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं वो पैसा हमको मिलेगा नहीं, क्योंकि जो बायबैक करने का एग्रीमेंट था वो कंपनी के प्लांटर्स के द्वारा होता था, और ये प्लांटर्स अपने सस्ते भाव में इनको खरीदते थे सर, ठीक है ना, समझे? तो जो इंडिगो का कल्टीवेशन होता था वो चीप रेट्स के ऊपर खरीदा जाता था, तो इससे किसानों को प्रॉफिट भी नहीं हो रहा था, और उसके कारण उनके दूसरे क्रॉप्स को भी नुकसान हुआ सर, ठीक है? तो 1850s में खास करके 1850 के दौर में अगर आप समझने की कोशिश करिए, तो भारत के अंदर किसानों के मुद्दों को लेके बहुत सारा इश्यू क्रिएट हो गया सर, ठीक है? और 1850s में इसको लेके आवाज उठने की शुरुआत हो गई कि भाई ये नीज प्रथा और रईती सिस्टम जो है, वो कैसे भी करके बंद होनी चाहिए सर, ठीक है ना, समझे? कि ये जो इंडिगो कल्टीवेशन आपके यहाँ पे हो रहा है, और इंडिगो कल्टीवेशन में आपको तो लाभ है सर, ठीक है, पर इसकी इम्पैक्ट क्या हो रही है इंडिया के ऊपर?
इंडियंस को कैसे परेशान किया जा रहा है सर, ओके। और इसके कारण आप तो बहुत ही पैसा कमा रहे हो, आपने लीज में भी पैसा कमाया, आपने रईती में भी पैसा कमाया, किसान को पूरी तरह से पायमाल कर दिया, पर इससे तो नुकसान है। तो इसकी इम्पैक्ट के रूप में इसका रिएक्शन आने की शुरुआत हुई। अब इनिशियली भारतीय लोग तो रिएक्शन बहुत हैवी तरह से देने के लिए तैयार नहीं थे। सो इंडियन रिएक्शन वाज वेरी माइल्ड। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 1857 का रिवॉल्ट हुआ था इसी साल सर, ठीक है ना, समझे। और ये 1850s तक की ये कहानी है सर, ओके। 1850 तक इंडिगो की कल्टीवेशन में ये हुआ। तो 1857 के विद्रोह तक आते आते, बाय 1857 रिवॉल्ट, ओके ना, इंडियन स्टार्टेड कमिंग टुगेदर सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। और खास करके बंगाल के अंदर जहां पे इसकी खेती हो रही थी सबसे ज्यादा, वहां पे किसानों ने अब अपने हिसाब से आंदोलन करवाने शुरू कर दिए कि भाई देखो, वी वांट टू स्टॉप दिस इंडिगो कल्टीवेशन, यू प्लीज बेसिकली गिव अस द फ्रीडम फ्रॉम ग्रोइंग इंडिगो, क्योंकि हम नहीं उगा सकते हैं इंडिगो सर, ठीक है ना। इस क्वांटिटी में, इस दाम के ऊपर आप हमें जो कह रहे हो इंडिगो कल्टीवेशन को ग्रो करने के लिए, ये नहीं चलेगा। तो बंगाल में नदिया डिस्ट्रिक्ट है सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। और वहां पे जो इंडिगो फार्मर्स है वो सबके सब इकट्ठे हुए और इन्होंने पहले स्ट्राइक की सर, है ना। स्ट्राइक करने का मतलब क्या है कि इन द नाडिया डिस्ट्रिक्ट, ओके, ऑफ बंगाल सर, ठीक है ना, समझे। सो देयर वाज अ स्ट्राइक बाय द इंडिगो पीजेंट, है ना। पीजेंट्री के द्वारा क्या हुआ, स्ट्राइक हो गई। और पीजेंट ने कहा कि भाई देखो, हम यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, हम लोग को परेशान किया जा रहा है, हम इसके सामने आवाज उठाएंगे सर, ठीक है। इट स्टार्टेड विद स्ट्राइक, ओके ना, समझे। स्ट्राइक में हड़ताल की जाती है और इनको ये कहा जाता है कि देखो, हम बेसिकली इसके अगेंस्ट में आवाज उठाएंगे सर, गेटिंग ओपन, ओके। धीरे 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 ये नाडिया डिस्ट्रिक्ट से फिर आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बहुत पॉपुलर हुआ। इसमें हिंदू और मुस्लिम पीजेंट्री दोनों की दोनों साथ में आती है सर, ठीक है ना, समझे। तो 1858 में, 1858-59 का ये आसपास का पीरियड है सर, ठीक है। और इसका रिएक्शन आने की शुरुआत हुई सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। ये स्ट्राइक पहली बार थी इंडिया की हिस्ट्री के अंदर कि किसान स्ट्राइक कर रहे थे। इसके पहले अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर ज्यादातर जो भी किसानों के विद्रोह थे वो रिबेलियंस के रूप में थे, पर अब आपको स्ट्राइक देखने को मिलती है। इनकी स्ट्राइक को उस पीरियड के अंदर मिडिल क्लास ने भी बहुत सपोर्ट किया। मिडिल क्लास का मतलब ये था कि वी विल कम टू नो कि उस पीरियड में जो इंटेलिजेंशिया है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, उन्होंने भी इंडिगो कल्टीवेशन को लेके और इंडिगो के सामने जो शोषण हो रहा था उसके सामने आवाज उठाया और कहा कि ये गलत हो रहा है सर, गेटिंग ओवर, ओके। धीरे 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 करके ये स्ट्राइक रिबेलियन में कन्वर्ट हो जाती है और इसी को ही कहते हैं हम लोग नील विद्रोह सर, ठीक है ना, समझे। नील विद्रोह क्यों कहते हैं, क्योंकि नील के किसान, इंडिगो के क्रॉप को क्या कहा जाता है, बेसिकली नील का विद्रोह या नील का क्रॉप कहा जाता है। तो नील के किसानों ने विद्रोह किया। ये नील विद्रोह के अंदर बड़ी मात्रा के अंदर बेसिकली जो इंटेलिजेंस है, मिडिल क्लास, जिसने 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, वो अब पार्टिसिपेट करने की शुरुआत करेगा सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो एक न्यूज़पेपर था हिंदू पैट्रियट, हिंदू पैट्रियट न्यूज़पेपर करके आता था, हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके ऑथर हुआ करते थे। हिंदू पैट्रियट नाम के न्यूज़पेपर ने वी विल फाइंड कि इंडिगो किसानों के जो पेन थे उसको उठाने की शुरुआत की सर, ठीक है ना, समझे। आपको पूछ सकता है कि इनमें से बेसिकली इनका जो था राइटिंग किसके साथ जुड़ा हुआ था सर, ठीक है ना, समझे। तो हिंदू पैट्रियट वाज पब्लिश्ड बाय हरिश्चंद्र मुखर्जी। नील विद्रोह बेसिकली जो ये घटना बनी, इंडिगो रिबेलियन, इसमें भी वी विल सी कि एक ऑथर है दिनबंधु मित्रा सर, दिनबंधु मित्रा सर, ठीक है। इन्होंने इसके ऊपर किताब लिखी 1 साल के बाद, है ना। ये बंगाली में किताब लिखी गई थी। लेटर ऑन ये किताब का ट्रांसलेशन किया गया रेवरेंड जेम्स लॉन्ग और माइकल मधुसूदन दत्ता के द्वारा सर, ठीक है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलता है कि इंडिगो का मुद्दा बहुत ही बड़ी मात्रा में नेशनलिस्ट मुद्दे के रूप में निकल के आया। इसमें इंटरेस्टिंग 2 लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे सर, ठीक है ना, समझे। ये लीडरशिप का नाम मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक का नाम था दिगंबर बिश्वास, दिगंबर विश्वास सर, ओके ना, समझे। और दूसरे का नाम था विष्णुचरण विश्वास सर, ठीक है ना, समझे, विष्णुचरण विश्वास। ये इन दोनों का नाम याद रखेगा क्योंकि ये दोनों के दोनों आपके नील विद्रोह के साथ जुड़े हुए लीडरशिप थे, जिन्होंने किसानों को एक किया था और बड़ी मात्रा में योगदान दिया अगेंस्ट द ब्रिटिश। और कहा कि भाई ये इंडिगो की कल्टीवेशन, ये जो रईती सिस्टम में 25% लैंड के ऊपर की जा रही है, उसमें बाकी 75% खत्म हो जाती है सर, ठीक है। तो इसके बेसिस के रूप में हमें इसके ऊपर आवाज उठाना चाहिए सर, ठीक है। तो हमें ये क्लैरिटी मिलती है कि अंडर दी नीज एंड द रईती सिस्टम दी प्रॉब्लम स्टार्टेड सर, ठीक है ना, समझे। और गांव के मुखियाओं को लेके जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट किए जाते थे,
इनके साथ एक एग्रीमेंट किया जाता था, ये एग्रीमेंट को सत्ता कहते हैं, ये कैचवर्ड याद रखेगा कीवर्ड के रूप में। कंपनी इनको प्लांटिंग और ड्रिल के लिए कुछ-कुछ फैसिलिटीज दे देती थी और रैयत को कहा जाता था कि भाई देखो आपको 25% के आसपास एरिया के ऊपर खेती करनी है, बाकी सब पे नहीं करोगे तो भी चलेगा। इंडिगो के कल्टीवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पता चलता है कि किसान डेट ट्रैप में आ जाता है। डेट ट्रैप का मतलब है कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा उसमें से और उसका शोषण ही होता रहेगा, उसकी हालत खराब हो गई सर, ठीक है? इसी बेसिस के रूप में 1859 में वी विल फाइंड कि द ब्लू रिबेलियन विल टेक प्लेस। इसी को ही ब्लू रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, ब्लू रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, ब्लू रिबेलियन भी कहते हैं, नील विद्रोह भी कहते हैं। किसानों ने मना कर दिया, बोले हम कुछ भी नहीं होगा, हम इंडिगो कल्टीवेशन को स्टॉप करते हैं, तुम्हारी फैक्ट्रीज के ऊपर अटैक करेंगे और हम अपने हिसाब से। इसमें स्त्रियों ने भी भागीदारी की सर, ठीक है ना, समझे? और इनिशियल पीरियड के अंदर कंपनी के लिए जो भी लोग काम कर रहा था उन सब का बॉयकॉट किया गया सर, ठीक है ना, समझे? ये स्ट्राइक थी, मैंने आपको पहले भी बताया सर, ठीक है? तो द प्लांटर्स वर बॉयकॉटेड, द एजेंट्स ऑफ द कंपनी वाज आल्सो बॉयकॉटेड, है ना? एजेंट्स को कहते थे गोमस्ताज, याद रखेगा, ये कीवर्ड है, ये यूपीएससी आपको प्रीलिम्स के अंदर पूछ सकता है। दिस इज अ कीवर्ड व्हिच कैन बी आस्क्ड बाय द यूपीएससी कि भाई ये गोमस्ता कौन हुआ करते थे, उनका भी बॉयकॉट किया गया। और रैयतों ने कहा कि आज के बाद हम इंडिगो को कभी भी ग्रो नहीं करेंगे, हमें कोई भी कितना भी शोषण कर दे। तो इस बेसिस के रूप में इंडिगो कल्टीवेशन ने भारत की आजादी के आंदोलन में एक नई दिशा दी, एक नई ऊर्जा दी सर, ठीक है? बात 1858 तक आते-आते बहुत बड़ी मात्रा में चली जाती है और किसानों के द्वारा एक स्लोगन यूज किया गया जिसका नाम था जे रक्षक से भक्षक। जो हमारी रक्षा करने के लिए है, वही हमारा शोषण कर रहा है सर, ठीक है ना, समझे? कि जब मझधार पे नैया डोले तो माझी पार लगाए है, समझे? यहाँ तो माझी खुद डोल रहा है तो कौन पार लगावे सर, ओके? कि जब आप पानी में जा रहे हो, नैया डोल रही है तो माझी जो बोट चलाने वाला होता है, कैप्टन होता है, नाविक होता है, वो आपको समुद्र किनारे से या नदी में से, पानी में से जमीन की तरफ लेकर जाएगा, है ना? आपको सेफली पहुंचा देगा। यहाँ स्थिति ऐसी हो गई है कि इस पीरियड के अंदर जो जो आपका कैप्टन है, जो खलासी है, वो खुद आपको डुबाने के लिए आ रहा है तो क्या होगा? क्योंकि कंपनी एक साइड के ऊपर भारत के लोगों को ऐसा लॉलीपॉप दे रही थी कि देखो हम आपके वेलफेयर के लिए आए हैं और आपके लिए आपके है ना आपको अच्छा करने के लिए, आपको कमाने के लिए के आए हैं और यहाँ पे शोषण किया जा रहा है सर, ठीक है? तो वी विल फाइंड विष्णुचरण और दिगंबर बिस्वास का इंपॉर्टेंस है। इनफैक्ट दिगंबर बिस्वास के एक रिलेटिव हुआ करते थे। इन रिलेटिव का बहुत बड़ा योगदान है इंडियन हिस्ट्री को लेके, क्यों? क्योंकि 1912 में आप देखोगे तो वाइसरॉय हार्डिंग के ऊपर एक बॉम्ब मारा गया था, है ना? दिल्ली के अंदर, इसको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी कहते हैं सर, ओके? उसमें सचिन सन आप क्या कह सकते हैं अपने वी विल फाइंड कि रासबिहारी बोस के साथ एक और महानुभव जुड़े हुए थे। देयर वाज़ अ पर्सन along with रासबिहारी बोस एंड बोथ वर इन्वॉल्वड इनटू बॉम्बिंग ऑफ वाइसरॉय। वो दिगंबर बिस्वास के बेसिकली पहचान वाले थे सर। खैर, तो याद रखना कि इट वाज अ फर्स्ट स्ट्राइक बाय द इंडियन पीजेंट्री। नील विद्रोह होता है, हिंदू पैट्रियट न्यूज़पेपर ने इसको सपोर्ट किया। दिन बंधु मित्रा ने इसके ऊपर से किताब लिखी नील दर्पण सर, ठीक है? और इस बेसिस के रूप में इंडिगो कल्टीवेशन को लेके बहुत विरोध हुआ। इनफैक्ट नील दर्पण नाम की किताब है, उसको ट्रांसलेट किया जाता है इनटू इंग्लिश, है ना, समझे? ये ओरिजिनली किताब जो थी, ये बंगाली के अंदर हुआ करती थी। इट वाज लेटर ऑन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। ये इंग्लिश में ये बुक को बेसिकली ट्रांसलेट किया गया था रेवरेंड जेम्स लॉन्ग के द्वारा। जेम्स लॉन्ग यूज्ड टू बी अ क्रिश्चियन मिशनरी, बट ही वाज वेरी मच कंसिडरेट अबाउट द इंडियन पीपल एंड द माइट ऑफ द इंडियन plight ऑफ द इंडियन पीपल। एक और थे माइकल मधुसूदन दत्ता। माइकल मधुसूदन दत्ता की कहानी ये है कि माइकल मधुसूदन दत्ता के द्वारा वी विल सी क्या कह सकते हैं कि ये यंग बंगाल मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे। यंग बंगाल मूवमेंट वाज एन इंस्टीट्यूशन दैट वाज फॉर्म्ड बाय बेसिकली हेनरी विवियन डेरिजो, जो सोशल रिफॉर्मर भी हुआ करते थे। तो ये चीज हमको क्लैरिटी होनी चाहिए कि इंडिगो के अंदर बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। अब देखिए, विद्रोह तो हो गया क्योंकि शोषण हो रहा था, है ना, किसानों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें ये पता चलता है कि किसानों ने जिस तरह से विद्रोह किया, उसके बाद अंग्रेजों की हालत खराब हो गई। अंग्रेजों ने कमीशन बनाया सर, ठीक है ना, समझे? गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके? और कमीशन के रूप में हमें ये पता चल रहा है कि ब्रिटिश ने प्लान ये किया कि क्या किया जा सकता है सर, ठीक है ना, समझे? गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके? तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ब्रिटेन का एक अधिकारी का कमीशन आया। कमीशन ने घोषणा किया कि इंडिगो को ग्रो करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगा। आज के बाद हम शांतिप्रिय रूप से तुमको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे सर। गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके?
तो कलकत्ता से लेके जिस तरह से लोगों का सपोर्ट मिला, मिडिल क्लास का सपोर्ट मिला, इन सब के कारण सरकार ने एक इंडिगो कमीशन की रचना की। ये इंडिगो कमीशन ने बेसिकली ये प्लान किया कि आज के बाद इंडिगो हम लोग ग्रो नहीं कराएंगे सर, ठीक है। ऊपर से जिन-जिन प्लांटर्स ने किसानों का शोषण किया था, इन सबको भी कहा गया कि भई तुम पैसा वापस दे दो, तुम्हें बेसिकली जो भी गलत चीज़ें की है, वो सब आपको मिल जाएगी सर, कैरिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो फाइनली 1860 में ये कमीशन रचा गया। ये कमीशन के द्वारा फाइनली एक एक्ट पास किया गया, इंडिगो एक्ट ऑफ 1862 सर, ओके। और ये एक्ट के द्वारा हमें ये पता चलता है कि इंडिगो कल्टीवेशन का जो फोर्सफुल ग्रोथ था वो रोकने की कोशिश की गई और कहा गया कि आज के बाद इंडिगो नहीं ग्रो करेंगे तो भी चलेगा सर, ठीक है ना, समझे। अब देखिए, दिखाने के लिए अंग्रेजों को ऐसा था कि भाई हम इंडिगो ग्रो नहीं कराएंगे, वेयर एज इन रियलिटी वी विल कम टू नो कि इसकी कुछ और कहानी मिलती है सर, ओके। तो एक कमीशन के सामने, ये जो कमीशन हुआ था, ये कमीशन के सामने किसानों ने अपने-अपने प्रस्ताव भेजे थे। उसमें एक किसान ने अपना जवाब दिया था। क्या कहा कि आई वुड रेदर बैग रेदर देन सो इंडिगो। सो ठीक है ना, मैं भीख माँग लूँगा, पर इंडिगो की खेती नहीं करूँगा। आप समझने की कोशिश करें कि क्या परिस्थिति हुई होगी। तो ये पूरा कन्वर्सेशन है, एनसीईआरटी के अंदर दिया, आपको समय मिले तो उसको पढ़िएगा सर, ठीक है। अब ब्रिटिश को डर इस बात का था कि यार इंडिगो कल्टीवेशन अगर होगा नहीं तो उनकी इकोनॉमी कैसे चलेगी? इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा? कपड़ों के ऊपर डाई कैसे किया जाएगा? और भारत से जो प्रॉफिट कमाना है वो क्या करेंगे? तो ये विद्रोह पहले बंगाल में हुआ था। इनिशियली दिस रेबेलियन टुक प्लेस इन बंगाल। So now what the British did is interestingly they decided to shift on the cultivation of indigo from Bengal to Bihar, है ना। और ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल किया सर, है ना, कि दारू दारू ही रहा सर, अल्टीमेटली उसको नई बाटली में डाल दिया। तो कांच की बोतल में से प्लास्टिक की बोतल में डाल दिया कि भैया पानी ये पी जाओ, तुम्हारे पहुंच आ जाएगी सर, ठीक है। इंडिगो के अंदर भी यही चीज की जाती है इनके द्वारा सर, ओके। इन्होंने क्या किया कि इंडिगो कल्टीवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंडिगो कल्टीवेशन को लेके गेम खेल दी, और गेम ऐसी खेली जो किसी को समझ में ना आए सर, ठीक है। ये गेम के थ्रू ब्रिटिश ने प्लान इस तरह से इनिशिएट करवाया कि इंडिगो की जो ग्रोथ हो रही है, या इंडिगो का जो बंगाल में रेजिस्टेंस हुआ, उसको बिहार में नए नाम से लेके आए, उसको कहा जाता है तीन कठिया सिस्टम सर, ठीक है। तो आफ्टर द इंडिगो रिवेलियन, है ना, द इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल, बट नाउ द प्लांटर शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार सर, समझे कि नहीं समझे। और कहानी ये है कि बिहार में 1917 में उसको लेके फिर चंपारण सत्याग्रह हुआ, क्योंकि चंपारण डिस्ट्रिक्ट में जब इंडिगो ग्रो करवाया गया तो उसमें भी यही प्रॉब्लम आई जो प्रॉब्लम बिहार में थी, क्योंकि उसमें भी रईती सिस्टम थी, यहाँ पे भी रईती सिस्टम थी। यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था, पर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक शब्द था तीन कठिया सिस्टम। तीन कठिया सिस्टम में भी यही था कि आपकी लैंड का कुछ पोर्शन और कुछ परसेंटेज में आपको इंडिगो ग्रो करना है, जो पहले बंगाल में हुआ करता था। ऊपर से किसानों ने कहा कि ये तीन कटिया सिस्टम में हमारा शोषण हो रहा है सर, ठीक है। तो इट वाज अ सिस्टम वेयर इंडिगो प्लांटर्स होल्डिंग द ठेकेदारी लीसेस, है ना, जो किसानों के हाथ में हुआ करती थी, मेड इट मैंडेटरी फॉर द पीजन टू कल्टीवेट इंडिगो ऑन पार्ट ऑफ द लैंड एट अनरेम्यूनरेटिव प्राइसेस, है ना, समझे कि नहीं समझे। और अगर आपको इंडिगो कल्टीवेशन से मुक्ति चाहिए, इफ यू वांट फ्रीडम फ्रॉम नॉट कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, यू आर सपोज टू फॉलो द पॉलिसीज ऑफ द प्लांटर्स। तो प्लांटर्स ने कहा कि आपको पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, या आपको हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा। तुमने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है इंडिगो कल्टीवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए नालायकी, देखिए 1858 में जब ये विद्रोह हुआ और 1862 1870 तक आते आते बंगाल से इंडिगो कल्टीवेशन खत्म हो गया, तो इन्होंने बिहार में शिफ्ट कर दिया। बिहार का लोग बेचारा बहुत भोला भाला सर, ठीक है ना, बिहार के लोगों को लगा कि यही सच्चाई है, हमको पैसा मिलेगा। अगर उन्होंने इतिहास उस टाइम के अंदर देख लिया होता, या ब्रिटिश ने उनको थोड़ा बहुत बता दिया होता, या कहीं से बिहार के लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई ये तो छोटी गंगा कह के नाले में कूदा रहे, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ना करते। बेचारे वहां के लोगों ने तीन कटिया सिस्टम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये कहा गया कि इंडिगो ग्रो करो, कुछ लैंड के अंदर आपको पैसा मिलेगा। इनफैक्ट 1860 से लेके 1900 तक आते आते इंडिगो का ग्रोथ हुआ और बिहार की इकोनॉमी में थोड़ा फायदा भी हुआ। क्यों? क्योंकि बिहार में भी पहले से उगता था, अब फुल टाइम फोकस सरकार का यहाँ पे आ गया। प्रॉब्लम ये हुआ कि 1900 तक आते आते, और 1900 से लेके 1915 तक आते आते वी विल फाइंड कि इंडिगो के ऊपर अब कंपटीशन आने की शुरुआत होगी। कंपटीशन किस बात का आ रहा था सर, ठीक है ना, समझे। तो 1915 तक आते आते वी विल फाइंड कि इंडिगो के ऊपर कंपटीशन आ रहा था सिंथेटिक डाइस का सर, ओके। सिंथेटिक डाइस क्यों थी? क्योंकि इस दौर के अंदर जर्मनी नाम का जो कंट्री है वो इंडस्ट्रियलाइज हो गया था, और जर्मनी ने केमिकल डाइस बनानी शुरू कर दी थी। ये केमिकल डाइस के थ्रू हमें ये पता चल रहा था कि वो अच्छा खासा प्रोडक्शन कर रहा है वस्तुओं का,
और जर्मनी की जो सिंथेटिक डाइस थी वो इंडिगो के सामने बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी, ड्यूरेबिलिटी अच्छी थी, वर्केबिलिटी अच्छी थी, फाइननेस अच्छी आती थी, टेक्सचर अच्छा आता था। तो ऑब्वियस है जो मैन्युफैक्चरर्स है वो कहाँ पे जाएंगे, दे विल बी गोइंग टुवर्ड्स सिंथेटिक डाइस। अब जब ये लोग सिंथेटिक डाइस की तरफ जाएंगे तो इसका नुकसान कहाँ होगा, तीन कठिया सिस्टम के अंदर इंडिगो ग्रो कर रहे हैं वो लोग। तो किसानों ने कहा कि हमको भाव तो मिल नहीं रहा है, वी आर नॉट एबल टू गेट द प्राइसेस इन द मार्केट। अगर हमको प्राइसेस अच्छे खासे नहीं मिल रहे हैं तो नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ दी प्लांटर्स टू रिलीज अस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में से बाहर निकलने के लिए किसानों के सामने प्लांटर्स ने कहा कि आपको क्या करना पड़ेगा, हमको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, उसको कहा गया शराबेशी, है ना, या आपको लमसम अमाउंट देना पड़ेगा हमको, तवान, ये दोनों के दोनों कीवर्ड याद रखेगा। क्या कहता है प्लांटर, किसको कहता है, रैयत को कहता है, रैयत का मतलब किसान को कहता है। क्या कहता है कि भाई तुम हमको एक्स्ट्रा पैसा दो तो हम तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट के बाहर निकाल देंगे और तुमको इंडिगो ग्रो करने के ऊपर मजबूर नहीं करेंगे। अरे यार ये तो कोई लॉजिक है, उसका प्राइस नहीं आ रहा है, ऑब्वियस है कि उसकी घर रोजी रोटी नहीं चल रही, उसकी बाजार नहीं चल रही है, तो फिर ये तो बेसिकली किसका काम है, तो सरकार का काम है कि इसको यहाँ से मुक्ति दिलाए। पर यहाँ किसानों को कहा जाता है कि अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट से बाहर जाना है, तीन कठिया सिस्टम में, बिहार के अंदर ये जो सिस्टम लागू की गई थी, तीन कठिया सिस्टम, कंठा, कंठा का बेसिकली मतलब होता है बीघा, है ना, मतलब 20 कंठा इज इक्वल टू 1 बीघा। तो बीघे का तीसरा पार्ट था, इट वाज अराउंड 1/3 टू 1/4 टू 1/4 था, 1/3 था सर, ठीक है ना, समझे। तो अगर आप टोटल लैंड देखोगे 1/4 टू 1/3 के बीच में आपको इंडिगो ग्रो करना होता था अंडर द इंडिगो कल्टीवेशन सर, ओके। तो इसमें प्राइसेस तो आ नहीं रही थी और बाहर निकलने के लिए इफ यू वांट एन एग्जेम्पशन फ्रॉम द इंडिगो कल्टीवेशन, क्या कहा जाता है, एग्जेम्पशन तभी मिलेगा आपको सर, है ना, समझे, जब आप हमको पैसा दोगे उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा, या आप हमको कंपनसेशन करोगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किसने तोड़ा है, किसान ने तोड़ा है। द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन बाय द पीजेंट्री एंड हेंस द पीजेंट्री हैज टू पे अप द मनी। तो किसानों ने 1917 तक आते आते इसको लेके आवाज उठाई। किसानों का शोषण होता था फोर्स लेबर के रूप में, उसको कहा जाता था जेरात। प्लीज रिमेंबर दिस टर्म, व्हाट इज जेरात, व्हाट इज शराबेशी, व्हाट इज तवान सर, ठीक है ना, समझे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहां से सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। इन सब व्यवस्था के द्वारा किसानों का जिस तरह से शोषण हुआ, ये किसानों ने आवाज उठाया। तो चंपारण में एक किसान थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला। ये राजकुमार शुक्ला वी विल सी कि गांधी जी के पास पहुंचे और गांधी जी को कहा कि सर आप आइए और हमको इसका सॉल्यूशन दी जाए, ठीक है ना। तो गांधी इनिशियली वाज नॉट रेडी टू गो टू चंपारण सर, ठीक है, क्योंकि ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट में हो रहा था उस पीरियड में। गांधी जी लेटर पीरियड में पहुंचे 1917 में सर, है ना, अप्रैल 1917 के अंदर चंपारण पहुंचते हैं। और अप्रैल 1917 के अंदर गांधी जी जब चंपारण पहुंचेंगे तो इनके द्वारा चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई, है ना, गांधी जी के द्वारा। और ये जो चंपारण सत्याग्रह था ये भी क्यों हुआ था, इंडिगो के कारण हुआ था। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह में किसानों को कहा कि आप इंडिगो मत ग्रो करिएगा, नाइदर आप एक भी रुपया अपने प्लांटर को दीजिएगा जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, जो यूरोपियन प्लांटर्स थे, अधिकारी थे जिनके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, हमें देने की आवश्यकता ही नहीं है सर, ठीक है ना, समझे। तो इस बेसिस के रूप में यूरोप में या बेसिकली जिस तरह से उसकी जो प्राइसिंग में फ्लक्चुएशन हुआ इंडिगो कल्टीवेशन को लेके, गांधी जी ने कहा कि कुछ भी हो जाए हम किसानों को ये समझाएंगे कि भाई आप गलत नहीं हो, सरकार गलत है, इसमें यूरोपियन प्लांटर्स गलत है। चंपारण सत्याग्रह ने भारत की आजादी के अंदर एक नया दिशा दिया, नए लीडरशिप निकाल के आई, अनुग्रह प्रसाद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अभी विल कम टू नो कि महादेव देसाई, ये सब के सब वी विल सी, मजहर उल हक, ये सब के सब लीडर्स निकल के आए चंपारण सत्याग्रह में। चंपारण सत्याग्रह में जब गांधी जी गए तो उनको उस पीरियड के अंदर सरकार ने आदेश दिया कि तुम अभी के अभी डिस्ट्रिक्ट छोड़ के चले जाओ, जल्दी वहां से हटो। गांधी जी ने कहा कुछ भी हो जाए मैं नहीं हटूंगा। गांधी जी के ऊपर एक क्रिमिनल केस डाला गया और उनके ऊपर सेक्शन 144 ब्रेक करने का आरोप लगाया गया। गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं, मुझे अब जेल में डालना है डाल दीजिए। साहब मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां चंपारण डिस्ट्रिक्ट में मोतिहारी में कोर्ट हुआ करता था, वो कोर्ट के अंदर 10,000 लोग खड़े हो गए थे। ब्रिटिश सरकार और जो ब्रिटिश अधिकारी और जो जज था उसकी हालत खराब हो गई। अगर मैंने इनको इनको बेल नहीं दिया यहाँ पे, अगर उनको क्या कह सकते हैं कि जमानत नहीं दी, तो ये गांधी हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे सर, ओके। अल्टीमेटली गांधी जी ने चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा टूर किया। टूर करने के बाद इंडिगो के किसानों के मुद्दे को समझा और उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए। सरकार ने एक तरह से इंडिगो इंक्वायरी कमीशन की स्थापना की, जैसे 1860 में किया था वैसे ही 1917 में किया। 1917 के बाद गांधी जी का ये जो चंपारण का आंदोलन था, इसकी एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट ये बड़ी कि सरकार ने इंक्वायरी कमीशन में गांधी जी को इसका सदस्य बना दिया सर, ठीक है ना, समझे। एंड यू विल सी दैट देयर वाज अ कमीशन ऑफ इंक्वायरी इन द इंडिगो इश्यू
और गांधी वॉज नेम्ड वन ऑफ इट्स मेंबर। 8,000 किसानों का डेटा, गांधी जी वहां पे गए और कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन दिया कि भाई हमें जो है 3 कटिया सिस्टम को अबॉलिश करना चाहिए और तात्कालिक रूप में वी विल फाइंड कि चंपारण एग्रीरियन एक्ट के थ्रू भारत के अंदर जो भी ग्रेजुअल डेवलपमेंट है वो इंडिगो के पॉइंट ऑफ से बदलना चाहिए। चंपारण की इंप्लीकेशन ये हुई कि आजादी के आंदोलन में इंडिगो एक बहुत बड़ा फैक्टर के रूप में आया और इंडिया के जो किसानों का मुद्दा था, जो कब तक रेबेलियन के रूप में चल रहा था, वो अल्टीमेटली कन्वर्ज हो गया इन द फॉर्म ऑफ वी कैन से सत्याग्रह सर। ठीक है, तो इंडिगो एज अ कमोडिटी, इंडिगो एज एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट राइट फ्रॉम दी ब्रिटिश एंट्री और अप टिल गांधीयन मूवमेंट। और गांधी जी के बाद तो हमें ये चीज बहुत बड़ी मात्रा में मिलती है सर। ठीक है, तो आपको पूछा ही गया था यूपीएससी के द्वारा ये वाला सवाल सर। ओके, indigo cultivation declined by the beginning of the 20th century because of the unprofitability of the world market, क्योंकि न्यू इन्वेंशंस हुए थे जर्मनी के अंदर, है ना, ये सवाल था। एक और सवाल आया था ये वाला कि चंपारण की इम्पैक्ट क्या हुई। चंपारण की इम्पैक्ट ये होती है कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ा पीजेंट अनरेस्ट जो था वो नेशनल मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया और गांधी जी किसानों को सत्याग्रह की तरफ लेके आए और कमर्शियल एग्रीकल्चर के विरोध में उन्होंने आवाज उठाया, वो इंडिगो के कारण हुआ। तो इंडिगो एक ऐसी कमोडिटी रही है जिसने इंडिया की आज़ादी के मूवमेंट के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग सेशंस और टॉपिक के साथ मैं आपके साथ वापस मिलता रहूंगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो अभी 50% डिस्काउंट अवेलेबल है। यूज दिस कोड PN लाइव एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।